तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मशीन लर्निंग यूनिट 4 और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर और आपका पूरा मशीन लर्निंग यूनिट 4 इसी ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को मशीन लर्निंग यूनिट 4 का नोट चाहिए तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर आपको 20 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना है और आपको वहीं पर नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। देखिए ये आपका सिलेबस है मशीन लर्निंग यूनिट 4 का कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी। तो इसमें से आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने कल डिस्कस किया था पार्ट 1 लेक्चर में कि इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग क्या होता है। और यहाँ पे इसके अंदर आते हैं 3 एल्गोरिथम। पहला आपका होता है KNN और दूसरा आपका होता है LWL और तीसरा आपका होता है CBR। तो इन सभी के ऊपर क्वेश्चन और इनका जो क्वेश्चन है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है पार्ट 1 लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन, रेडियल बेसिस फंक्शन क्या होता है और यहाँ पे केस बेस्ड लर्निंग क्या होता है और इसके एडवांटेज क्या होते हैं। और यहाँ पे रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क इसमें और ANN इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। और जो लोग नए हों वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क क्या होता है, यानी कि RBF क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, यहाँ पर होते हैं 3 लेयर। पहला आपका होता है इनपुट लेयर, दूसरा आपका होता है हिडन लेयर और तीसरा आपका होता है आउटपुट लेयर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हिडन लेयर मल्टीपल हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हिडन लेयर का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ये जो आपका है रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क में यहाँ पे हिडन लेयर सिंगल होगा, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल हिडन लेयर नहीं हो सकता है। और यहाँ भी होते हैं रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क में यहाँ भी होता है 3 लेयर। पहला आपका होता है इनपुट लेयर और दूसरा आपका होता है हिडन लेयर जो कि ये सिंगल रहेगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और तीसरा आपका होता है आउटपुट लेयर। ठीक, तो यही आप लिखेंगे ANN में। और यहाँ पे RBF यानी कि रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क में मेन डिफरेंस होता है किसको लेकर के, हिडन लेयर को लेकर के। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क इसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के टाइप में। किसके लिए, फॉर फंक्शन अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम के लिए, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के टाइप में यूज किया जाता है अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम के फंक्शन के लिए। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क यह जो है अदर न्यूरल नेटवर्क से अलग होता है क्योंकि इसके पास खुद का यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन होता है और जो इसकी लर्निंग स्पीड होती है रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क का, इसका जो लर्निंग स्पीड होती है बहुत ही तेज होती है, फास्ट होती है। ठीक, यहाँ देखिए ये आपका डायग्राम है रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क का। देखिए यहाँ पे आपने दिया इनपुट और ये सभी इनपुट यहाँ पे रेडियल बेसिस फंक्शन से कनेक्ट है, यहाँ पे इंटरकनेक्ट है सभी। और जितने सारे आप इनपुट होते हैं इन सभी इनपुट का क्या होता है, वेट होता है। और यहाँ देखिए ये आपका हो गया रेडियल बेसिस फंक्शन और इसका हो गया यहाँ पे लीनियर वेट और यहाँ पे आपका आउटपुट जनरेट हो गया आउटपुट लेयर पे। अब यहाँ देखिए रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क का पहला लेयर वो है इनपुट लेयर। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो डेटा होता है एज इनपुट वो भेजा जाता है हिडन लेयर के पास, यानी कि इनपुट लेयर में डेटा को एज इनपुट ट्रांसफर किया जाता है हिडन लेयर के पास। ठीक, और यहाँ आप लिखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट कि इनपुट लेयर में यहाँ पे न्यूरॉन होता है, यह जो बराबर होता है डेटा के डायमेंशन के बराबर, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे अगला पॉइंट कि रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क में जो यहाँ पे इनपुट लेयर होता है तो इस इनपुट लेयर में यहाँ पे न्यूरॉन होते हैं, इसकी संख्या बराबर होती है डेटा के डायमेंशन के बराबर, यानी कि इन दोनों की संख्या यहाँ पे बराबर होती है, डेटा डायमेंशन की
और यहाँ पे न्यूरॉन्स की। अब यहाँ देखिए, रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क का दूसरा लेयर हिडन लेयर होता है, लेकिन रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क में हिडन लेयर सिंगल होता है, यानी कि एक से ज़्यादा नहीं होता है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि हिडन लेयर क्या होता है, कवर्स थ्योरम ऑन दी सेपरेटली पैटर्न पे बेस होता है, यानी कि जो भी यहाँ डेटा होती है हिडन लेयर में, यहाँ मिक्स डेटा होता है, मिक्स डेटा या फिर न्यूरॉन होता है, तो उसको यहाँ पे लिनियरली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे कोई डेटा है डॉट डॉट और यहाँ पे आपका है स्क्वायर डेटा, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये जो डेटा है ये मिक्स नहीं है, मिक्स नहीं है, यानी कि डेटा को आप लिनियरली सेपरेट कर सकते हो। लेकिन हिडन लेयर में क्या होता है, यहाँ जो डेटा होता है वो मिक्स होता है, जैसे कि यहाँ पे डॉट डॉट और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर, फिर यहाँ पे डॉट डॉट स्क्वायर स्क्वायर। अब यहाँ पे डेटा हो गया मिक्स, तो इस डेटा को आप लिनियरली सेपरेट नहीं कर सकते हो। तब यहाँ पे क्या होगा कि हिडन लेयर में मिक्स डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है हायर डायमेंशनल में, हायर डायमेंशनल में इस मिक्स डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, और ट्रांसफ़र करने के बाद इस मिक्स डेटा को लिनियरली सेपरेट किया जा सकता है। तो ये आपको हो गया हिडन लेयर। तो इसीलिए आप लिखेंगे कि हिडन लेयर इनपुट न्यूरॉन से, यानी कि हिडन लेयर में जो भी आप न्यूरॉन होता है ये आपका सबसे बेटर होता है किसकी तुलना में, इनपुट न्यूरॉन की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे आप मिक्स डेटा को आसानी से सेपरेट कर सकते हो। यानी कि हिडन लेयर में जो भी यहाँ पे डेटा है वो डेटा को आप ट्रांसफ़र करोगे हायर डायमेंशनल में, उसके बाद आसानी से लीनियर सेपरेटली हो जाता है। देखिए ठीक। अब यहाँ देखिए, जो आपका पहला लेयर था वो था इनपुट लेयर, तो इनपुट लेयर से डेटा ट्रांसफ़र होता है एज इनपुट हिडन लेयर पे। तो हिडन लेयर क्या होता है, यहाँ पे कंप्यूटेशनल प्रोसेस होता है। तो हिडन लेयर में इस फार्मूले का यूज करके वो डेटा को कंप्यूट किया जाता है। तो हिडन लेयर का फार्मूला है फाई आई इक्वल टू ई माइनस एक्स बार माइनस म्यू आई बार इसका होल स्क्वायर बाई 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर आई। अब यहाँ देखिए एक्स बार, तो इस फार्मूले में जो यहाँ पे एक्स बार है वो क्या है, इनपुट वेक्टर है। यहाँ देखिए यहाँ पे एक्स बार क्या है, इनपुट वेक्टर। अब यहाँ देखिए म्यू बार क्या है, ये आपका है न्यूरॉन प्रोटोटाइप वेक्टर, और यहाँ पे सिग्मा आई ये आपका है न्यूरॉन बैंडविड्थ। अब यहाँ देखिए ये जो आपका फाई आई था ये है न्यूरॉन आउटपुट हिडन लेयर का। अब इसके बाद जो आपका आता है थर्ड लेयर रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क का, तो यहाँ पे आउटपुट जनरेट होता है। ठीक, तो यहाँ पे यूज किया जाता है एक्टिवेशन फंक्शन का। तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेशन फंक्शन का यूज किया जाता है आउटपुट लेयर में आउटपुट को जनरेट करने के लिए। तो आप लिखेंगे इसीलिए आउटपुट लेयर में यहाँ पे यूज होगा लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का, किसके लिए, आउटपुट को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आउटपुट लेयर में यूज किया गया है लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का, किसके लिए, क्लासीफाई करने के लिए, और यहाँ पे टास्क को मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए और यहाँ पे रिग्रेशन के लिए एक्टिवेशन फंक्शन का यूज किया गया है। अब यहाँ देखिए आउटपुट लेयर में आउटपुट को जनरेट करने के लिए या फिर यहाँ पे आउटपुट लेयर का रिजल्टेंट आता है वो आता है इस फार्मूले से। तो ये आपका है आउटपुट लेयर का फार्मूला। देखिए y इक्वल टू, यहाँ देखिए इसे बोलते हैं वेट। ये आपका है फाई आई हिडन लेयर का क्या है, आउटपुट है, और जो यहाँ पे y है ये आपका मेन आउटपुट है। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है केस बेस्ड लर्निंग क्या होता है। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केस बेस्ड लर्निंग आप लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट यह जो है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के अंदर आता है। तो जब यहाँ पे केस बेस्ड लर्निंग इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के अंदर आएगा तो आप लिखेंगे इसीलिए केस बेस्ड लर्निंग, इसको भी बोला जाएगा लेजी लर्निंग, लेजी लर्निंग। और केस बेस्ड लर्निंग में भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा प्रॉब्लम का, वो यहाँ पे सेपरेट होगा, यानी कि अलग अलग होगा, क्योंकि इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग
इसका यूज़ किया जाता है न्यू डेटा को क्लासीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आते थे 3 एल्गोरिथम। पहला आपका था KNN और दूसरा आपका था ALWL और तीसरा आपका था CBR यानी कि केस बेस्ड रीजनिंग या फिर लर्निंग। तो वही चीज़ आपका यहाँ लिखा गया है केस बेस्ड लर्निंग, जो कि आता है इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग के अंडर में, या फिर इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम का टाइप होता है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि CBR क्या है? एक आपका एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच होता है, यानी कि इसका यूज़ किया जाता है नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए ये आपका सिस्टम है, अब इस सिस्टम के पीछे डेराइव्ड सॉल्यूशन होता है। ये प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम का डेराइव्ड सॉल्यूशन होता है। तो अगर सिस्टम को आपने दिया नया प्रॉब्लम, तो सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा? इस जो प्रॉब्लम दिया गया है न्यू प्रॉब्लम, इस नए प्रॉब्लम को पीछे जो यहाँ पे स्टोर है ऑलरेडी डेराइव्ड सॉल्यूशन है सिस्टम के पीछे, तो इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा और यहाँ पे इससे मैच करेगा। तो इसकी सिमिलरिटी जिससे ज़्यादा होगी, यानी कि जिस ड्राइव सॉल्यूशन से इस नए प्रॉब्लम की सिमिलरिटीज ज़्यादा होगी, वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, वही इसका ड्राइव्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे जो CBR होता है क्या करता है? नए नए प्रॉब्लम को, न्यू प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व करता है। जैसे यहाँ पे नया प्रॉब्लम आया, सॉल्व किया, फिर यहाँ पे नया प्रॉब्लम आया, सॉल्व किया, तो इसके पास क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। इसीलिए आप लिखेंगे कि केस बेस्ड लर्निंग क्या होता है? एक एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच होता है, जो कि नए प्रॉब्लम को उसके सिमिलरिटीज़ के बेस पे सॉल्व करता है, यानी कि वो ड्राइव्ड सॉल्यूशन क्या करता है? मैच करता है। जिससे ज़्यादा आप सिमिलरिटीज़ मिल गई, वह इस नए प्रॉब्लम का ड्राइव्ड सॉल्यूशन या फिर उस नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, या फिर यहाँ प्रॉब्लम गया सिस्टम के पास और यहाँ पे डिराइव्ड सॉल्यूशन आ गया, तो इसके लिए होते हैं 4 स्टेप। तो पहला आपका स्टेप होता है रिट्राइव और दूसरा होता है स्टेप रीयूज, और यहाँ देखिए तीसरा आपका स्टेप होता है रीवाइज और चौथा आपका स्टेप होता है रीटेन। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर पहला यहाँ पे लिखा गया है रिट्राइव, गैदरिंग फ्रॉम मेमोरी एंड एक्सपीरियंस क्लोजेस्ट टू दी करेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखा गया है क्लोजेस्ट, यानी कि जो आपका स्टेप नंबर पहला है रिट्राइव है, इसमें जो है नए प्रॉब्लम को मैच कराते हैं किससे? डिराइव्ड सॉल्यूशन से। ठीक, कहने मतलब क्या है कि रिट्राइव में उस नए प्रॉब्लम को, उस न्यू प्रॉब्लम को ओल्ड डेटा से क्या करते हैं? फेच करते हैं, या फिर डिराइव्ड सॉल्यूशन से, या फिर ऑलरेडी स्टोर्ड सॉल्यूशन से फेच करते हैं। यानी कि जो भी आपने प्रॉब्लम दिया सिस्टम को, तो जिससे यहाँ पे ज़्यादा मैच करेगा वही हो जाएगा डिराइव्ड सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपका पहला स्टेप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? नए प्रॉब्लम को ओल्ड या फिर डिराइव्ड सॉल्यूशन से फेच कराते हैं या फिर मैच कराते हैं। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 2 आपका है रीयूज। इस न्यू प्रॉब्लम का जो भी यहाँ पे नया सॉल्यूशन आया, तो इस सॉल्यूशन को आप बार बार यूज कर सकते हो। अगेन एंड अगेन यू कैन यूज दिस न्यू सॉल्यूशन। कहने मतलब क्या है? अगर यहाँ पे कोई न्यू सिचुएशन आया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नया प्रॉब्लम है P1 और यहाँ पे आया सिस्टम के पास और इसका यहाँ पे डिराइव्ड सॉल्यूशन हो गया, इस नए प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। फिर यहाँ पे कुछ दिन के बाद एक प्रॉब्लम आ गया, तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे P2 प्रॉब्लम है, तो इसका प्रॉब्लम और इसका प्रॉब्लम, इन दोनों का प्रॉब्लम यहाँ पे सेम है। तो आपको ये जो आपका दिया गया है P2 प्रॉब्लम, इसको यहाँ पे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप इस प्रॉब्लम को, यहाँ पे सॉल्यूशन है, इस नए सॉल्यूशन को आप बार बार यूज कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है स्टेप नंबर 2 रीयूज, यानी कि इस दिए गए न्यू प्रॉब्लम का जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन आया है, इस सॉल्यूशन को आप बार बार यूज कर सकते हो, आपको यहाँ पे डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 3, देखिए स्टेप नंबर 3 आपका होता है रीवाइज, यानी कि जो भी यहाँ पे उस नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया है, उसको जो है आप अगले के लिए, यानी कि नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए जोड़ सकते हो, फेच कर सकते हो या फिर लगा सकते हो। ठीक, ये आपका हो गया रिवाइज। यहाँ नाम देखिए लिखा गया रिवाइज, यानी कि जो भी यहाँ पे न्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया है,
तो उसको आप जो है अगले कॉन्टेक्स्ट के लिए फेच कर सकते हो, या फिर लगा सकते हो, या फिर यूज कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है रिटेन। यहाँ पे चौथा स्टेप है, ये क्या करता है कि यहाँ पे जब यहाँ पे नया प्रॉब्लम आया, सिस्टम के पास गया और इसका यहाँ पे डिराइव्ड सॉल्यूशन आ गया, तो इस डिराइव्ड सॉल्यूशन को, यानी कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को यहाँ मेमोरी सिस्टम होता है उसको यहाँ पे स्टोर कर लेता है, ताकि यहाँ पे नए सिचुएशन में, ताकि यहाँ पे अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम आए तो उस सॉल्यूशन को आप यहाँ पे यूज कर पाओ। तो आपका हो गया रिटेन, यानी कि जो भी यहाँ प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम को जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन निकला तो यहाँ पे मेमोरी सिस्टम में स्टोर कर लिया जाता है। तो आपका हो गया CBR का 4 स्टेप। पहला आपका रिट्राइव, दूसरा आपका है रीयूज, यानी कि सॉल्यूशन को बार बार यूज किया जा सकता है, कहाँ गया, और यहाँ देखिए स्टेप नंबर 3 रिवाइज, यानी कि अगले कॉन्स्ट्रक्ट के लिए यूज करना सॉल्यूशन का। और स्टेप नंबर 4 आपका होता है रिटेन, उस प्रॉब्लम का जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन है तो यहाँ पे मेमोरी सिस्टम में स्टोर हो जाती है। तो ये आपका हो गया केस बेस्ड लर्निंग, और इसका यहाँ पे 4 स्टेप हो गया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कैडेट सिस्टम का CBR में कैसे यूज किया जाता है। तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि CBR में या फिर CBL में केस बेस्ड रीजनिंग या फिर केस बेस्ड लर्निंग, इनके मॉडलिंग में, CBR की मॉडलिंग में यूज होता है कैडेट सिस्टम का। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया वाटर टैप का। तो कैडेट सिस्टम में यहाँ पे ऑलरेडी लाइब्रेरी स्टोर है, जिसमें से यहाँ पे 75 लाइब्रेरी को डिजाइन किया गया है या फिर सिस्टम को डिजाइन किया गया है। तो आपको एक न्यू सिस्टम को डिजाइन करना है, तो आप लिखेंगे कि कैडेट सिस्टम का यूज किया जाता है CBR में, यानी कि इसकी सहायता से जो भी यहाँ पे न्यू प्रॉब्लम जाती हैं सिस्टम के पास, या फिर अगर आप कोई सिस्टम न्यू सिस्टम जनरेट करना है तो इस नए सिस्टम की सिमिलरिटीज़ क्या होगी, तो यहाँ पे यूज करेंगे कैडेट सिस्टम का CBR में, जिसकी सहायता से इस नए सिस्टम की सिमिलरिटीज़ को जल्दी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर गेन कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे एक नए T जंक्शन फंक्शन को जनरेट करना है, एक नए सिस्टम को जनरेट करना है। यहाँ देखिए T जंक्शन 5। अब सभी लोग डायग्राम को देखिए, यहाँ पे आपका है Q1 और नीचे आपका है Q2। तो यहाँ से आपका जा रहा है नीचे से कोल्ड वाटर, और यहाँ से आपका आ रहा है ऊपर से हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी ऊपर से आ रहा है और नीचे से आ रहा है ठंडा पानी, और इन दोनों का कंबाइन है वो है Q3। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर यूज किए गए हैं इस नए सिस्टम को बनाने के लिए। तो पहला आपका है T और दूसरा आपका है Q। तो Q क्या है, वाटर फ्लो, T क्या है, टेम्परेचर, यानी कि तापमान। अब यहाँ देखिए, या तो आप Q2 लिखिए या फिर आप QC लिखिए, यानी कि कोल्ड वाटर का फ्लो, और यहाँ देखिए या तो आप Q1 लिखिए या फिर इसके स्थान पे आप लिख सकते हो QH, यानी कि हॉट गर्म पानी का फ्लो। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका आएगा नॉर्मल वाटर, यानी कि यहाँ पे आपका मिक्सअप होगा हॉट वाटर प्लस कोल्ड वाटर। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको एक नए फंक्शन को जनरेट करना है। तो इस नए फंक्शन को जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, कैडेट सिस्टम का, यानी कि इसकी सहायता से आप यहाँ पे न्यू फंक्शन है इसकी सिमिलरिटीज़ को बता पाओगे और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। यानी कि यहाँ देखिए, ये यहाँ देखिए, ये आपका फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। देखिए ये आपका यहाँ फंक्शन जो है क्रिएट हो गया है। यहाँ पे Q1 है, यानी कि यहाँ पे आपका कोल्ड वाटर क्या था, यहाँ पे Q2 था ना, यहाँ पे Q1 जो आपका जा रहा है ये आपका है हॉट वाटर, और यहाँ पे Q2 है ये आपका है कोल्ड वाटर, और यहाँ पे Q3 है, यहाँ देखिए ये आपका है मिक्सअप या फिर कंबाइन वाटर है, कंबाइन वाटर फ्लो है, यानी कि यहाँ पे आपका हॉट वाटर होगा और यहाँ पे आपका कोल्ड वाटर होगा, यानी कि यहाँ पे आपका नॉर्मल वाटर होगा।
तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आ गया आपका टेम्परेचर का। ये आपका था वाटर फ्लो का फंक्शन और ये आपका है टेम्परेचर का फंक्शन। तो यहाँ पे T1 है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है। तो T1 आपको किसके लिए है? हॉट वाटर का टेम्परेचर, और यहाँ पे T2 है कोल्ड वाटर का टेम्परेचर। ठीक, तो मैंने वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए। देखिए, अगर यहाँ प्लस है, यानी कि जो यहाँ पे एरो ऐसे करके जा रहा है प्लस करके, तो ये आपको बताएगा कि हाँ आपका होगा, जो आपका लेवल है इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा, देखिए अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आपका डिक्रीज होगा। और यहाँ देखिए चाहे आप वहाँ पे QC लिखिए या फिर Q1 लिखिए या फिर Q2 लिखिए, यानी कि आपका है QC। यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा है Q2, इसके स्थान पे आप QC लिख सकते हैं, यानी कि कोल्ड वाटर का फ्लो। और आप यहाँ पे Q1 के स्थान पे QH यानी कि हॉट वाटर का फ्लो लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक, तो आपका QC क्या है? कोल्ड वाटर का फ्लो है, और यहाँ पे QH क्या है? ये आपका है हॉट वाटर का फ्लो। और यहाँ पे QM क्या है? ये है मिक्स वाटर का फ्लो, यानी कि यहाँ पे आपका होगा हॉट वाटर और यहाँ पे कोल्ड वाटर होगा। तो ऐसे मॉडल को जनरेट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक पाइप या फिर टोटी है नल का, यहाँ देखिए ऐसे बना दे रहा हूँ, ये यहाँ देखिए यहाँ से पानी ऐसे गिर रहा है यहाँ से। तो अगर आप इसको ऊपर करोगे, यानी कि आपका हो जाएगा लेफ्ट में, ऊपर राइट में। अगर आप इसको ऊपर करोगे लेफ्ट में, तो यहाँ से आएगा हॉट वाटर। अगर आप इसको राइट में करोगे, यानी कि नीचे करोगे, तब यहाँ पे आएगा कोल्ड वाटर। और अगर आप इसको बीच में करोगे, तब यहाँ पे नॉर्मल वाटर, यानी कि गर्म पानी, हॉट वाटर और यहाँ पे कोल्ड वाटर, इन दोनों का मिक्सअप आएगा। तो ऐसे मॉडल को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है कैडेट सिस्टम का। ठीक, कैडेट सिस्टम का यूज किया जाता है। तो ये सारा चीज़ जो मैंने बोला वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। QM आपका हो गया मिक्स वाटर फ्लो। देखिए TC मतलब कि कोल्ड वाटर का टेम्परेचर, TH हॉट वाटर का टेम्परेचर, TM ये आपका है मिक्स वाटर का टेम्परेचर। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे मॉडल को जनरेट करने के लिए यहाँ पे होगा कैडेट सिस्टम का। तो इसी प्रकार से यहाँ पे CBR में कैडेट सिस्टम का यूज किया जाता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए केस बेस्ड लर्निंग का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि CBL का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप लिखेंगे इसका पहला इम्पोर्टेंस वो है एज ऑफ नॉलेज इक्लिसिएशन, यानी कि यहाँ पे कोई रूल नहीं होता है, कोई यहाँ पे नियम नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो होता है, अगर यहाँ कोई न्यू प्रॉब्लम आया तो सिस्टम के पीछे जो भी यहाँ होता है ड्राइव सॉल्यूशन, उससे आप मैच करोगे। तो यहाँ पे जिस ड्राइव सॉल्यूशन से इस नए प्रॉब्लम की सिमिलरिटीज मैच खाएगी, वही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एज ऑफ नॉलेज इक्लिसिएशन, यानी यहाँ पे कोई भी नियम कानून नहीं होता है। आप जो है नए प्रॉब्लम को ओल्ड सॉल्यूशन से या फिर ड्राइव सॉल्यूशन से मैच करवाते हो, और सिमिलरिटीज के आधार पे इसका हो जाता है ड्राइव सॉल्यूशन, यानी कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। अब यहाँ देखिए अगला आपका इसका इंपॉर्टेंस है वो है एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बायस। ये क्या है, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि एक यहाँ पे रूल होगा, ये यहाँ पे रूल बना दिया जाएगा कि यह रूल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और इस प्रॉब्लम के लिए अलग रूल होगा। यानी कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी कि आप लिखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, ईगर लर्निंग मेथड होता है, ईगर लर्निंग मेथड होता है। कहने का मतलब क्या है कि हर प्रॉब्लम के लिए, जैसे आपका है प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 और यहाँ प्रॉब्लम नंबर 3, इन सभी के लिए यहाँ पे एक ही रूल होगा। यानी कि इसमें यहाँ पे रूल होता है, यह रूल मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, या फिर मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका मेन पर्पज होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है।
अब यहाँ पे इसका अगला इंपॉर्टेंस है वो है इंक्रीमेंटल लर्निंग, यानी कि आप जैसे कि जानते हैं कि जो है सीबीएल होता है ये मल्टीपल प्रॉब्लम को, न्यू न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाता है। यहाँ पे कोई नया प्रॉब्लम आया, इसको यहाँ पे सॉल्व किया, फिर यहाँ पे नया प्रॉब्लम आया, फिर इसको यहाँ पे सॉल्व किया, फिर यहाँ पे कोई नया प्रॉब्लम आया, इसको यहाँ पे सॉल्व किया। तो यहाँ देखेंगे कि सीबीएल का जो यहाँ पे लर्निंग है यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा सीबीएल सीख रहा है। किससे? नए नए प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो इसीलिए आप लिखेंगे कि सीबीएल में लर्निंग का इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इसीलिए इसको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है और आसानी से एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, जो भी यहाँ पे नई प्रॉब्लम आई उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि सीबीएल क्या है? एक एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच है। ये नए नए प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, यानी कि जैसे यहाँ पे न्यू प्रॉब्लम आया उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है कि इस नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, इस नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। ठीक, तो इसीलिए इसको आसानी से मेंटेन और यहाँ पे आसानी से एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। और यहाँ देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे नोट करके कि जो यहाँ पे कैसी है, CASEY, कैसी, और यहाँ पे कैस्केड, कैसी और कैस्केड ये दोनों मॉडल हैं सीबीएल के। तो आज आपका पूरा मशीन लर्निंग यूनिट 4 कंप्लीट हो गया और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।